देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुलबाशा। पिछले 2 दिन से हम यही 24 नवंबर के जलसे की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो एहतजाजी जलसा होने वाला है उसको डे टू डे उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है। मुज़ाकरात की बात की जा रही है बानी पीटीआई के साथ, और ये भी कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि हुकूमती जो है आला सतही वक्त तो मुज़ाकरात होंगे, इस्टेब्लिशमेंट बैठे तो मुज़ाकरात होंगे। कल भी हमने बड़ा डिटेल ये प्रोग्राम किया था। आज हम चाह रहे थे कि हम जो हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं उनके साथ बैठ के इस डिस्कशन को किसी फाइनल स्टेज पे लेकर जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल बयानात आपके सामने हैं। मुझे ज्वाइन किया है मंसूर आज़म काजी ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अहमद सग़ीर साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद, माहिर कानून। तो हम स्टार्ट करते हैं। अहमद साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस्लामाबाद के इस वक्त हालात क्या हैं, वहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही हैं एहतजाजी जलसा करवाने या रुकवाने के लिए, वो क्या अपडेट्स हैं? अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ जी। देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है तो लामाला अपोजिशन पूरी तैयारी पे है कि वो किसी भी तरह से जो है वो जो भी उनकी तहरीक है उसको उन्होंने पाए तकमील तक पहुँचाना है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी जो है वो भी अपनी कमर कस रही है। इस्लामाबाद के हालात आपको पता है, हम लोग हमेशा ही सफ़र करते हैं। जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो उससे पहले ही जो है वो खबरें जो है वो गर्दिश करने लगती हैं। अल्टरनेटिव रूट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आना कहाँ से है, जाना कहाँ से है। तो इस्लामाबाद तो सारा आपको पता है कंटेनर ज़्यादा हो जाता है ना। नहीं अहमद सग़ीर साहब, इतना बड़ी कराची हाइट्स को बड़ी वो इंटरेस्टिंग लगती है सिचुएशन इस्लामाबाद की, और वो लिखते हैं कि कराची 2.0 वर्जन इस्लामाबाद के लिए। तो बड़ा वो फील करते हैं कि अब वहाँ के लोग जो है वो महसूस करेंगे कंटेनर्स लगना क्या होता है और जलसे होना और धरने होना क्या होता है। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ फिलहाल के इस्लामाबाद में क्या कंटेनर्स लग चुके हैं। आपने हमारी दुखती रग छेड़ दी है। उसकी वजह यह है कि यकीन करें, जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है ना, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो कोशिश करती है कि इस्लामाबाद की तरफ आए या इस्लामाबाद में कोई जलसा रखे या कोई धरना हो या कोई भी इस तरह की जो है पॉलिटिकल मनूवरिंग या मूवमेंट की जब बात हो रही होती है, तो हमें सबसे पहले फिक्र ये पड़ जाती है कि अब इस्लामाबाद में बंद हो जाना है। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि इस्लामाबाद में कंटेनर शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे मोबाइल का इशू शुरू हो जाता है। ना कॉल जा सकती है, अगर कॉल मुश्किल से चली भी जाए तो आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना डाटा, ना कोई तस्वीर भेज सकते हैं, ना कोई वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। इस्लामाबाद यकीन करें रहने के लिए अब आसान नहीं रहा। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये है कि हर वक्त कोई ना कोई सियासी सरगर्मी यहाँ पे चल रही होती है, और सियासी सरगर्मी को रोकने का एक ही वो टिपिकल तरीका है कि हम दुआएं देते हैं। पीपल्स पार्टी के जो है रहमान मलिक साहब ने, उन्होंने कंटेनर शुरू किए थे और उन्होंने जो है ये टेलीफोन सर्विस जो है वो बंद की थी। वो तो राना सना अल्लाह की पैदावार है, मोबाइल के सिग्नल्स जो है वो चले जाए। हाँ, तो अब जो है वो हमें ना सिग्नल मिलते हैं, ना हमें आना जाने का वो, बल्कि यकीन करें मुनीबा, समटाइम ये होता है कि घर से दफ्तर जाते हैं और वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा होता और बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे पहुँचेंगे घर। उसकी वजह कि इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है। आप देखें कि 17 जो है वो इस्लामाबाद का आखिरी सेक्टर है और 5 और 6 जो है ये पहले सेक्टर है। तो एक तो सेक्टर्स हैं, दूसरे एरियाज हैं, जैसे भाराकाऊ से आगे वो 17 मील है, वहाँ से फैला हुआ है। इस तरफ DHA इस्लामाबाद जो है वहाँ तक फैला हुआ है। तो आप देखें कि ये रवाग से लेके यहाँ तक और फिर उधर टक्सले तक चला गया हुआ है इस्लामाबाद। तो एक इस्लामाबाद की बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है इस्लामाबाद। तो अगर भाराकाऊ वाला बंदा है उसका यहाँ पे सेक्रेटरिएट की तरफ आना मुश्किल होता है, और अगर सेक्रेटरिएट में वो आ गया तो फिर घर नहीं जा सकता, फिर वो रात भी वहीं गुजारेगा और फिर पता नहीं कितने दिन उसको वहीं पे रहना पड़ता है। तो सहाफ़ियों के भी सेम मसाइल है। आपको पता है टीवी चैनल जो है वो हमेशा से उनकी कोशिश होती है कि वो ऐसे एरिया में अपना ऑफिस बनाए जो करीब हो, यहाँ पे एक्सेस आसान हो तजियाकारों की,
या बाकी सहाफ़ियों की एज वेल एज पॉलिटिशियंस की भी। तो वो एक खास एरिया में आपको 0 पॉइंट पे अपारा में यहाँ पे आपको ऑफिसर मिलते हैं चैनल्स के जो है, या G7 के अंदर, तो ये सारा एरिया बंद होता है। और लोग आते हैं, रावलपिंडी से लोग आते हैं दफ्तर में काम करने के लिए, बाकी एरिया से लोग आते हैं, तो वो फिर घर नहीं जा पाते। चाहे आप एंकर हैं या आप एनालिस्ट हैं या आप रिपोर्टर हैं, आप आ गए हैं, अगर 2 घंटे गुजार लिया, 2 घंटे में एकदम हर चीज़ खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, और फिर आप फंस जाते हैं। फिर उसके बाद एक और मसला होता है कि यहाँ पे अभी जो सरीना होटल वाला ब्रिज वो इशारा है, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, जहाँ से एक्सेस होती है, रेड जोन की तरफ जाते हैं आप, और जिस तरफ से आप जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ जाते हैं और रावलपिंडी की तरफ और बाकी इस्लामाबाद के एरियाज की तरफ सेक्रेटरीट से होकर जब आ रहे होते हैं, जो कि कमर्शियल सेंटर वाला चौक है, अब ये बंद है, वहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बन रहा है। तो इसी तरह F8 भी बंद है। तो ऑलरेडी वो जो है ना बहुत ज्यादा कम रोड, जो मतलब जो बड़ी वो ट्रैफिक के लिए कम रोड है, तो उस कम रोडों को भी जब थोड़ा बहुत वो हिलजुल होती है तो वो फिर चौक हो जाते हैं। वहाँ पे इतना ट्रैफिक का इल्तहाम होता है कि आप यकीन करें कि समटाइम दफ्तर से घर जाते हुए 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। मतलब वो तो कराची वाली फीलिंग अब आप एंजॉय कर रहे होंगे जो हम भी कराची बन गए। कोई यहाँ पे अभी मुख्तलिफ सिनेरियो नहीं है कराची से इस्लामाबाद का। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि 24 नवंबर के जो तादाद है जो आएंगे लोग, वो बड़ी मज़े की है। हम इसी पे डिस्कस करें कि MP को कहा है कि 5000 और MNA जो है 10,000 अपने वोटर लेकर आएगा। इतने लोगों को लाना और अकोमोडेट करना इस्लामाबाद या उसके अतराफ़ के इलाकों में या सड़कों पर ही सही, अब वो उतना आसान नहीं है जो 126 दिन के धरने में हमने देखा था। तो कैसे जो है वो मैनेज करेंगे ये लोग, क्योंकि अभी तो बातें ये चल रही कि बानी PTI से मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, और 2 दिन में 2 दफ़ा जो है अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, अभी भी इन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं। कल तो मेरे साथ PTI के रहनुमा थे और वो ये कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट में से बात होगी तो फिर जाकर हम सोचेंगे कि 24 नवंबर को क्या करना है। आपको क्या लगता है, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है इनकी क़यादत में? देखिए, आपकी बात बहुत हद तक बजा है। इसकी वजह ये है कि सिनेरियो काफ़ी उसमें कल और आज में चेंजेस नज़र आ रही हैं। और हो सकता है कि कोई बर्फ़ पिघल जाए या पिघलने की कोशिश करे या पिघलाई जा रही हो किसी लेवल पे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुश्किल से हमने टेक ऑफ किया है। इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हुई है, कुछ चीज़ें हमारी बेहतरी की तरफ चल रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर ये मामला बढ़ता है या धरना की तरफ जाते हैं और धरना लंबा होता है या हालात कशीदगी की तरफ जाते हैं, तो हमारी एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो मुतहम्मल नहीं है किसी भी किस्म के इस तरह के मामले की। लिहाजा मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी और उन इदारों की भी कोशिश होगी जो कि ज़मानतें मुहैया करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कि किसी भी तरह से ये अमिकेबली मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और शायद रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और वो रिलीफ जो है वो बात कोर्ट्स दे रही हैं, फैसले जो है वो मेरिट पे हो रहे हैं। हम इस पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि मेरिट पे नहीं हो रहे, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि PTI को हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, ताकि वो उनको लगे कि बर्फ पिघल रही है और वो मुज़ाकरात की तरफ आए, इंस्टेड ऑफ कि जो है वो एजिटेशन की तरफ जाएं या डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाएं या कशीदगी की तरफ जाएं। तो उनको भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इस लेवल पे कि मतलब है कि इन्होंने इतना लंबा धरना दिया था तो उसका नतीजा कोई नहीं निकला था। इस गवर्नमेंट को धरने से निपटना आता है। बिल्कुल, इन्होंने पहले भी धरने इनके नाकाम बनाए। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब इनके लिए PTI की ये मुश्किल हो जाएगी अगर धरने में भी वो ना साबित कर सके या अब लोग ना निकाल सके, जैसे पिछली दफा हुआ था, तो फिर क्या करेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? मैं व्हाट इज नेक्स्ट ये मैं पूछूंगी आगे के आगे क्या होगा। मैं मंसूर को भी शामिल कर दूँ डिस्कशन में। मंसूर, आपने अब तक की गुफ्तगू सुनी हुई थी, मैंने इसलिए ये सवाल किया था क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है हमारा, और किसी मुल्क का कैपिटल जो है वो अगर हर वक्त अंडर सेज रहे और उसमें कुछ ना कुछ चलता रहे, डेमोन्स्ट्रेशन होती रहे या रेड जोन में लोगों का आना जाना रहे, तो वो एक बहुत मुश्किल हो जाता है संभालने के लिए वो सिचुएशन। आप क्या कहते हैं कि ये जो धरनों की कॉल है, ख़ासतौर पे 24 नवंबर का जो हम देख रहे हैं कि एहतजाजी जो है वो जलसा भी होगा और लोग भी आएंगे, एहतजाज भी होगा, कितना हद तक आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा जैसे कि PTI सोच रही है? और मुझे ये भी बताइएगा, और दूसरी जानिब ऐसे सहाफ़ी ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा?
मुनीबा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, चैलेंज है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम के लिए, और चैलेंज है हमारे मुल्क के इदारों के लिए। चैलेंज इस तरह है कि अगर एक पर्सपेक्टिव ये है कि 24 अक्टूबर को एहतजाज करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी मुल्क के अंदर एहतजाज का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आए एहतजाज करें और उसके बाद आगे काम शुरू हो, जिस तरह बाकी दुनिया में चल रहा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सिचुएशन फर्क है। सिचुएशन ये है कि एहतजाज का हक बिल्कुल है, एहतजाज आप करें, एहतजाज मैंने जिस तरह पहले कहा राइट है, लेकिन आप एहतजाज की जो नारे और जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, हमारे मुल्क में मुनीबा बदकिस्मती से नैरेटिव की जंग चल रही है। और नैरेटिव जिसको जो नैरेटिव सूट करता है वो उसी नैरेटिव पे चलता है। अब इस वक्त अगर हम देखें, गुलामी से निजात एक नैरेटिव है, जहाद के नारे सीएम केपी हाउस में चल रहे हैं। ये नारे किस लिए हैं? बात क्या इन्होंने पीडीएम की हुकूमत से करनी है? द आंसर इज नो। आपकी बात में मंसूर, आपकी बात में ऐड करूंगी। ये सवाल मैंने पीटीआई के रहनुमाओं से पूछा था पिछले 2 दिन में। मैंने कहा ये जो अल जहाद के नारे लग रहे हैं, ये किस लिए लग रहे हैं? किससे जिहाद करने जा रहे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है किससे जिहाद कर रहे हैं? बिल्कुल। और इसके अंदर देखिए, क्या इन्होंने बात करनी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से? नो। क्या इन्होंने बात करनी है मरियम नवाज से, आसिफ अली जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से? नो। इनका ये जो बातचीत है, या ये जो निजात की बात कर रही है, गुलामी से निजात, ये बातचीत और डायलॉग जिसकी अभी पहले मेरे से पहले जो पार्टिसिपेंट थे जो बहुत ही मेरे ख्याल में इन डेप्थ एनालिसिस इस चीज का दे रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इन्होंने बात किससे करनी है? इन्होंने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से। आज अगर हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, सीएम केपी और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, ये किस तरह परस्यू हो रही है चीजें, क्या चीजें सामने आ रही हैं? एक बेल होती है, जिसके बाद एक दोबारा नैरेटिव बनने लग जाता है सारी चीजों को लेकर। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अंदर इशू, इकोनॉमी हो, ये सारी चीजें हो, ये सेकेंडरी चली गई हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक इशू है, वो है कि जमहूरियत किसकी मर्जी की चलेगी? क्या जमहूरियत पीडीएम की मर्जी की चलेगी? क्या जमहूरियत किसी और की मर्जी की चलेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी की चलेगी? और जमहूरियत तब चलेगी जब टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी। सो अब ये जो 24 नवंबर की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है एमपीएस 5,000 लेकर आए, 10,000 लेकर आए, आपने उस नैरेटिव को बनाने के लिए आप देखिएगा कि जिस तरह अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर एफसी और रेंजर्स को कॉल कर लिया गया है। एफसी और रेंजर्स को इन्होंने कॉल कर लिया है। वहां पर क्यों कॉल किया है? आपका ख्याल है वहां पर उनको बैठाने के लिए कॉल किया? नहीं। अभी आप देखेंगी कि अगले 1-2 दिनों में पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, हमारे ये जो बाकी के इदारे हैं, ये दोबारा लोगों के घरों पे छापा मारना शुरू कर देंगे। दोबारा से हम वही तमाशा होते देखेंगे जो हम पहले देखते आए हैं। क्यों इस्लामाबाद को हर दफा, क्या इस्लामाबाद वफाक की अलामत नहीं है? आप क्यों इस्लामाबाद को हर रोज रेड जोन को सील कर देते हैं? क्यों कंटेनर्स लगा देते हैं? मसला मुनीबा ये नहीं है कि किसी जमहूरी जमात को किसी और जमहूरी जमात से खतरा है, जमहूरियत को खतरा है, ये सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि मेरी मर्जी की जमहूरियत कौन मुझे देगा? नहीं, और अच्छा एक चीज मैं मंसूर आपको सॉरी कट ऑफ कर रही हूँ। मंसूर साहब आप भी, और मेरे साथ अहमद सगीर साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे दोस्तों में से हमारे। अहमद सगीर साहब और मंसूर साहब, मैंने आपसे ये सवाल करना चाही थी कि पिछले जो 2-3 दिन की अपडेट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी बात हुई मेहमानों से, मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमाओं से, वो उनका मसला जमहूरियत नहीं है। वो ये कहते हैं हम एक जमात है, हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आके जर्नलिस्ट भी परेशान हो जाता है, क्योंकि मैंने कल उनसे डेफिनेशन पूछी इस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने कहा भाई अदलिया भी शामिल है उसके अंदर, और सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो है मिलिट्री जो सेटअप है वो शामिल है। अब सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग तो सामने आएंगे नहीं। अदलिया का मैंने आपको बता दिया था, मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा अदलिया पे अब आपको एतबार नहीं है, कि आप कहते हैं कि उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि अहमद सगीर साहब ने भी मुझे बताया कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने लग गया। तो बचा के रह गई मिलिट्री। तो मिलिट्री से अगर ये बात करना चाह रहे हैं एज एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI हैं जिनसे हम बात करेंगे। अब इस सूरत हाल में हम जमहूरियत की बात क्या करेंगे मंसूर? जी,
मैं देखिए जी, आप मुझसे पूछ रही है ना? जी राइट? मंसूर, आप बताएं पहले। जी जी। अच्छा देखिए, इसके अंदर आपने वो जो मैं अक्सर कहता हूँ ना बुल्स आए, यही है वो डायलॉग, यही है वो जमहूरियत। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वो गंदा चेहरा है हमारी सियासत का, जहां पर हम बात जमहूरियत, 24 करोड़ अवाम, इनके राइट्स और इन सारी चीजों की करते हैं, लेकिन हम जमहूरियत को हासिल करने के लिए दरवाजा नंबर 4 की तरफ जाते हैं, जो शेख रशीद साहब हमेशा हमें बताते रहे हैं। और आज भी इशू वही है, आज भी इशू वही है कि इन लोगों के पास जाकर आप इनसे जमहूरियत लेकर आए और उसके बाद आप कहें। मैं अभी सुन रहा था, आपको याद होगा, ये जितनी पिछली हुकूमतें हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे बानी तहरीक इंसाफ की हो, ये तमाम लोग अपनी हर तकरीर में कहते थे कि एक पेज के ऊपर है, हम लोग एक पेज के ऊपर है। और उसके बाद जब वो एक पेज खत्म होता है तो यही तमाम लोग, एक का बयानिया होता है कि वोट को इज्जत दो, वो भी वोट को इज्जत दो के लिए इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। मुझे अभी भी याद है मरियम नवाज का कि जी मुझे वो रास्ता पता है, उस रास्ते पे किस तरह जाना है और उस पे क्या हासिल होता है, ये भी हमें पता है। और आज वही चीजें बिल्कुल उनके मुताबिक चल रही हैं। इसी तरह बानी तहरीक इंसाफ क्या कुछ कहते रहे, एक पे जनरल बाजवा की गर्दाने क्या आप और मैं अपने प्रोग्राम्स में नहीं सुनते थे? क्या हम नहीं उसमें बात करते थे? तो तारीफों के पुल बांधे जाते थे, फिर बाद में बाजवा डॉक्ट्रेन हो गई वो। और आज वही आर्मी चीफ, वही एक्स आर्मी चीफ और वही फौज और वो सारा कुछ आज यू टर्न में घूम गया, क्योंकि शायद आज आपकी मर्जी की जमहूरियत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अहमद सगीर साहब से कहूँगी वो भी कमेंट दें कि हम जमहूरियत की बात कब कैसे करें, जब पीटीआई के अगर हम अनबायस्ड होकर भी अगर हम सोचें कि एक सियासी जमात है, अगर हम मेरा तो उस पर अलग ओपिनियन है, लेकिन ये कि कैसे जमहूरियत की बात करें जब वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो बात ही आर्मी चीफ से करनी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट से करनी है और DGI से करनी है। हाँ, मैं उस तरफ आता हूँ। देखें, मेरी जिस तरह आपकी बात हो रही थी पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ वक्तों में, हमारे साथ भी कुछ दोस्त अहबाब कुछ ऐसे हैं जो पीटीआई के अंदर अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। उनसे जब बात करते हैं, ये जब उनसे पूछते हैं तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन थी। अच्छा, वो फ्रस्ट्रेशन क्यों थी? जब से वो बिल मंजूर हुआ है जिसमें आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल कर दी गई है, जब से तो उनको ये लगने लगा है कि एग्जैक्टली वही वाला फार्मूला, वो जो याद है खान साहब ने बनाया था जनरल फैज के साथ, उस तरह का कोई फार्मूला यहाँ पे बनाया जा रहा है कि अगर अगली एक्सटेंशन होती है तो 5 साल ये है, 5 साल वो है, तो ये तो बैठे हुए नेक्स्ट भी आ जाएंगे मौजूदा नून लीग वाले। और नून लीग के हलकों में भी कोई इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि हम अब आ गए, अब हमने जाना कोई नहीं है। तो वो ये जो इस तरह के मामलात हैं, ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड हुई है, दूसरे बगले में जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बातें कबल वक्त करनी चाहिए सियासी लोगों को स्पेशली, कि जी हमने ये इस पर्पस के लिए किया है या उस पर्पस के लिए किया है। पर्पस जो भी होता है उस पर्पस को कभी भी बैठ के इस तरह पब्लिकली कम से कम डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। तो उस चीज में एक पीटीआई के हलकों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी। अब वो कहते हैं कि जनाब हमारे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी देर तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी, अगर नून लीग 10 साल रहती है तो फिर मियां खान साहब 10 साल अंदर है ना। तो खान साहब इस बात को जब उन तक बात पहुंचती है कि जी खान साहब तुसी तो लंबे गए अंदर, तो वो वहां पे भी एक फ्रस्ट्रेशन का एक एलिमेंट जो है वो नजर आता है। नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है, बड़ी एम्बैरसिंग, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अहमद साहब और मंसूर साहब दोनों आपसे मैं पूछूंगी कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और उसके बाद हम फार्मूले कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अगर सियासतदान या ये पार्टी रहेगी उसके साथ जो है वो फ़ौज का चीफ ऐसे रहेगा या फ़ौज का चीफ इतने अरसे रहेगा तो उतने अरसे जो है वो पार्टी रूलिंग पार्टी रहेगी। अजीब फार्मूला नहीं है, मैंने किसी और कंट्री के लिए तो ये नहीं सुना और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। अच्छा, ये एग्जिस्ट नहीं करती ये बातें। ये थ्योरेटिकल सियासी लोग जो है ना अपनी सियासत को वो करने के लिए, थोड़ा चमकाने के लिए, थोड़ा अपने आप को, याद नहीं खान साहब कहा करते थे एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, एम्पायर को पता ही नहीं होता था कि जी किसकी उंगली है और क्या है और एम्पायर क्या है किसको रहे। तो सम टाइम तवज्जो अटेंशन लेने के लिए भी ना इस तरह के काम किए जाते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि मतलब कि बच्चा रो रहा होता है ना, बार बार वो पाँव मारता है
प्रॉब्लम, उसको भूख लगी होती है तो वो कहता है जरा अपनी माँ को कि मुझे आए और मुझे कुछ फीड करें। तो इनकी भी जरूरत है, इनकी जरूरत ये है कि हम पे केसेस खत्म हो जाए, किए जाए, इनकी जरूरत है कि इनको बाहर निकाला जाए, इनकी जरूरत है कि इनको पावर शेयरिंग में इनको लेके आया जाए, इनकी जरूरत है कि इनको जो है उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह से बाकी ट्रीट हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर इनको थोड़ा सा पीटीआई को थोड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी का भी मुजाहरा करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा शासी होना पड़ेगा। आप कहीं पे बैठ के भी गवर्नमेंट अगर करें, ये कहते हैं कि पीटीआई वर्सेस आल। अच्छा, पीटीआई वर्सेस आल का मतलब ये है कि फिर आपने दुश्मन भी तो सारे बना लिए है ना। तो जब आपके सारे ही दुश्मन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी ना, आसान नहीं है। तो इनको थोड़ा सा अपनी लीनियंसी दिखानी चाहिए, थोड़ी सी अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर करना चाहिए। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया और यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अहमद सगीर साहब से भी और मंसूर आजम काजी साहब से भी, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 24 नवंबर के जिस एहतजाजी कॉल को एक समझने की भी कोशिश करें और आसान अल्फाज में जो है आपको भी, व्यूअर्स को भी समझाने की कोशिश करें। अहमद साहब, मैं कुछ बयानात पढ़ूंगी और उसके बाद जो है हम इस पर डिस्कशन करेंगे। 24 नवंबर को जो बाहर नहीं निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा, ये कहना है बानी पीटीआई का। मुज़ाकरात से पहले बानी पीटीआई को रहा किया जाए, असद कैसर साहब ने कहा। 24 नवंबर को जो एहतजाज है वो नंद भावज की लड़ाई है, मरियम औरंगज़ेब कहती हैं। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते आए हैं, उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा। 24 नवंबर को फिर आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है, शर्जील इनाम मेमन साहब ये कहते हैं। क्या बयान आते हैं इसमें, कुछ आपको सिंक महसूस हो रहा है? पहले एक बड़ी अहम बात की आपने और वो बात उस तरह से एड्रेस नहीं हो पाई। आपने अर्ज किया था कि अल जिहाद के नारे बुलंद हो रहे हैं KPK के अंदर और वीराला हाउस के अंदर और सेक्रेटरीट के अंदर और उन जगहों पे जहाँ पे KP गवर्नमेंट है। और देखिए, पाकिस्तान ने मुश्किल से हमने अपने ऊपर से जिहाद का लेबल उतारा है और हमने कहा है कि हमारा किसी उससे मतलब कि हम अपना वो जिहाद तो जरूर करेंगे जो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ होगा या हमारी सर्वाइवल के खिलाफ होगा पाकिस्तान की हद तक, लेकिन हम इस तरह का जहाद या वो वाला जहाद जो बाद में हमें जिसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, हमने उस जहाद की कभी भी पाकिस्तान ने बात नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई के ऊपर हमेशा ही से और इमरान खान साहब के ऊपर जो है हमेशा ही से एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो इमरान खान जो है ये तालिबान खान है। तो इस तरह की बातें करके, इस तरह के नारे लगा के ये वेस्ट को या बाकी जो उनके थोड़े बहुत खैर खा हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या ये लोग जो हैं ये तो जिहादी हैं और इन्होंने इस तरह के लोग रखे हुए हैं जो आगे जो है वो खुदा न खास्ता इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो क्या डिफरेंस रह गया इनमें और टीटीपी की में? याद है जब स्वाद के अंदर वहां पे जहाद का नारा लगा था कि हम इस्लामाबाद में जाके जहाद करेंगे। तो आप देखें ना, या वो जो वहां पे बैठे हुए लोग जो हैं जो दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि नहीं हम इस्लामाबाद के खिलाफ जहाद करना चाहते हैं, तो उनका भी जहाद करने का एक इरादा है, इनका भी इरादा है और स्वाद वालों का भी एक इरादा था, लेकिन स्वाद का इरादा खत्म कर दिया गया था। टीटीपी नहीं है, ठीक है ना, इंडिया को नाखून चलने से बुआ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह की बात की जाएगी तो आप वफाक के खिलाफ बात कर रहे हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को छोड़ेंगे नहीं, हम इस्लामाबाद चढ़ाई कर देंगे, हम इस्लामाबाद में पता नहीं क्या जाके शुरू कर देंगे। क्या आप यहाँ पे जो है वो लाके खुदा ना खास्ता तो बास्तगफिरुल्लाह मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, क्या आप यहाँ पे लाके जो है वो एक जहादी टोले खड़े कर देंगे और यहाँ पे आके आपके आप पार्लियामेंट को गिरा देंगे? या खुदा ना खास्ता आप जो सॉवरेनिटी की हमारी चीजें हैं आप उनके खिलाफ जो है वो उस तरह के करेंगे? कुछ अकल करनी चाहिए इनको, होश के नाखून ले। किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो हैरान होता हूँ इनकी हरकतें देख के, इनकी बातें सुन के और जिस किस्म की ये जो है इनके मामला को लेके चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को नए सिरे से असरे नो अपने मामला को देखना होगा। इस लेवल पे मत चले जाएं कि जहां से वापसी, पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की कि जहां से वापसी इनकी मुश्किल हो गई थी और फिर इस तरह की हरकतें करके ये अपने लिए और वापसी नामुमकिन कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं। सो अगर ये जहाद की बात करेंगे तो फिर रियासत हरकत में आएगी और रियासत अपने खिलाफ कोई भी जहाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर जाहिर बात है, हम बतौर पाकिस्तानी, हम बतौर नेशनलिस्ट, हम आप मैं, हम जितने भी जो भी इस मुल्क से प्यार करता है वो हर उस फोर्स को कंडेम करेगा
और हर उस फोर्स के खिलाफ बात करेगा जो फोर्स जो वफाक को तोड़ने की ख्वाह होगी या जो वफाक के खिलाफ जो है वो इस तरह की हरकत फराई करेगी। सो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है इस सियासी जमातों को थोड़ा सोचना चाहिए और उसको थोड़ा सा एक मीडिएशन का और सब्र का दामन जो है ना वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप ठीक है प्रेशर डेवलप करना है, उसके बहुत सारे और तरीके हैं। आप कहें हम हमारा सियासी हक है, हम जाना चाहते हैं इस्लामाबाद में, हम वहाँ पे जलसा करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, आपका हक है, कोई नहीं आपको आपके इस हक से रोक। मंसूर आप क्या कहेंगे? रोका जाता है। मैं मंसूर से भी राय ले लूँ। मंसूर, आपने शायद अभी मैंने जब प्रोग्राम से वापस आई थी तो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी पॉलिटिशियन की, आपने वो सुनी? जी जी बिल्कुल सुनी। हाँ जी, तो वो जो जिस किस्म की स्टेटमेंट है बानी पीटीआई से कि 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला तो वो पार्टी से बाहर हो जाएगा, धमकी। असद कैसर मुज़ाकरात से पहले बानी पीटीआई को रहा करें, एक और धमकी। मरियम औरंगज़ेब जबकि हुकूमत में वो कहती है 24 नवंबर को एहतजाज जो है वो नन भावज की लड़ाई है। उस्मा बुखारी कहती है 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ किया, ये भी धमकी। शर्जीला मेमन की राय है, वो ये कहते हैं 24 नवंबर को अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है दोबारा से। किस किस्म की स्टेटमेंट इस वक्त जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ भी दे रही हैं आपस में, और किस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो पीटीआई दे रही है? आपको कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता, इनके तो रोज़ाना हर घंटे में जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रही होती है। मुनीबा, वो एक बड़े मजे की आपको एक चीज बताता हूँ। वो एक शेर है कि मैं अहम था यही वहम था। तो ये जो हमारा वहम है ना, और जो पॉलिटिकल पार्टीज का वहम है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज आप जरा देख लें। अभी तोशा खाना में बेल हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत एनर्जाइज हो गई है एंड बिलीव के जी अब सब कुछ क्लियर हो गया है, और अब कल अगर वो आएंगे तो वो लीड करेंगे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर नहीं होंगे तो हम एहतजाज करेंगे। अब केसेस की अगर बात करें तो ये तमाम लोग जमहूरियत की बात करते हैं। क्या हम लोग भूल गए हैं एवन फील्ड रेफरेंस? क्या हम लोग भूल गए हैं हुदैबिया मिल्स का जो सिचुएशन थी? क्या हम भूल गए हैं बाकी के सियासतदान, ये जितनों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, इनके ऊपर, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कौन कौन से केसेस थे? पाकिस्तान में मुनीबा बदकिस्मती ये है कि करप्शन को हम बुरा समझना हमने छोड़ दिया है। हम लोग उसको बुरा समझते ही नहीं। मंसूर, बुरा से ज्यादा उसको रिफ्रेश कर ले। करप्शन जो है वो बुरा समझने की बात नहीं, करप्शन तो अब नेसेसिटी हो गई है मुझे लगता है हर महकमे में। जो करप्ट नहीं है वो बाहर होता है बल्कि। एग्जैक्टली। आप देखिए, मैं कभी नहीं देखता था कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री की बात नहीं मैं कर रहा, सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। अभी मैं आज सुबह देख रहा था, वो डीपीओ अटक को से कोई पूछ रहा था कि जी वो रेड लाइन, उन्होंने कहा जी रेड लाइन। हम लोग बेसिकली तैयार कर रहे हैं अपनी, ये पॉलिटिकल पार्टीज तैयार कर रही हैं अपने गुलाम, ताकि वो उस माइंडसेट पर चले जाएं कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी तब तुम सबको नवाजा जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी भी इतनी अक्लमंद हो गई है कि उनको बिल्कुल समझ आ गई है कि पिछली हुकूमत के अंदर किस तरह शफल चीजें हो रही थी और इस हुकूमत के अंदर किस तरह चीजें चल रही हैं। सो अगर आज हम बात करें कि जो इन लोगों के बयानात हैं, वो बयानात किसके लिए हैं? वो बयानात आप जमहूरियत के लिए दे रहे हैं? नहीं। क्या आप वो बयानात माशी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मईशत को दे रहे हैं? नहीं। क्या आप लोगों की बेसिक नेसेसिटीज को बहाल करने के लिए दे रहे हैं? नहीं। आप लोग सिर्फ दे रहे हैं, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रही हैं कि आप हमें मौका दें। मैं पिछली दफा से ज्यादा इस दफा आपकी खिदमत करके दिखाऊंगा। इन तमाम के ऊपर मुनीबा, दे हैव गॉट, उनकी अलमारियां भरी हुई हैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से, अपने फाइनेंशियल बेज़ाब्तियां जो उन लोगों ने की हैं और जो करप्शन की है। लेकिन इस सब के बावजूद हम सारे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और हमें लगता है कि ये जो लोग अब बातें कर रहे हैं शायद ये ठीक कर रहे हैं। ये दहशतगर्द किनको कह रहे हैं? जो लोग इस वक्त दहशतगर्द कह रहे हैं, ये पिछली हुकूमत इनको दहशतगर्द कहती थी और वो इनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था। इन तमाम लोगों की एक हिस्ट्री है मुनीबा। हम लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले गए हुए हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि नून लीग ने क्या किया, हम भूल जाते हैं पीपल्स पार्टी ने क्या किया, हम भूल जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, और सबसे इंपॉर्टेंट हम भूल जाते हैं हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ। 24 करोड़ अवाम का मुल्क है ये।
ये कीड़े मकोड़े नहीं है मुनीबा, जिनके साथ हर दफा हर कोई आकर कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी डिक्टेटरशिप के नाम पर, कभी मुल्क के क्राइसिस के नाम पर, कभी दहशतगर्दी के नाम के ऊपर हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करेगा। और हम हर दफा हाथ जोड़ के दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ये ऐसा लीडर हो जो मुल्क को आगे लेकर जाए। और उसके बाद फिर हम 3 साल या 5 साल या 10 साल बाद बैठ के यही रोना रो रहे होंगे कि हमारे मुल्क ने अभी तक तरक्की क्यों नहीं की और दुनिया आगे क्यों चली गई। ठीक है मंसूर, लेकिन मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत अपना याद है, जो जर्नलिज्म के जब हमने स्टार्ट किया था और अब तक के सफ़र के अंदर, और हम सारी पार्टीज़ के तकरीबन इलेक्शन और कैंपेन्स और नारे सुनते हुए आ रहे हैं, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि हमने कभी 8-10 साल गुजरने के बाद किसी ने जो भी काम किया है, किसी भी XYZ पार्टी ने किया। और मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में, जब मैं स्कूल के ज़माने में थी, तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, और उसमें लोगों ने हज़ारों लाखों रुपए दिए थे। फिर इस किस्म की कई चीज़ें आती रही, मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से चीज़ों का नाम लूँ, एक लंबी लिस्ट है। फिर रियासत मदीना का नारा लगता है, फिर आपको ये कहा जाता है नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, मईशत दुरुस्त होगी। उन 4.5 साल की गवर्नमेंट के जवाब लेने वाला कोई नहीं कि भाई आपने किया गया। अब जब दूसरी गवर्नमेंट मिलजुल के आके बैठी है, PDM की, चलो लूली लंगड़ी सियासत ही आप कह लें उसको, तो आप उसको भी नहीं चलने दे रहे। हमारे पास एज अ जो अवाम है ना, उसके पास चॉइस क्या है कि पार्टी कौन सी होनी चाहिए कि वो जिसको वोट दे सके। मुनीबा देखिए, मैं आपको बताऊं, एवरी टाइम ये जो अभी आपने एक ट्रैक बताया है ना हम लोगों का, आप देखिए कि एवरी टाइम वी गॉट कैरिड अवे। हम लोगों को लगा अच्छा ये अब आया है, ये मुल्क की बात कर रहा है, ये इकट्ठे चलाने की बात कर रहा है, इसकी बात मान लो। पहला कहता था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसकी बात मान लो। उसके बाद रियासत मदीना की बात हुई, उसकी बात मान लो। आज सवाल सिर्फ ये है कि ये 24 करोड़ अवाम के पास क्या ये राइट है कि हम वोट दें, हम जमहूरियत को चलते देखें। ये जो आप कह रही है ना टूटी फूटी जमहूरियत, इस जमहूरियत को चलना है। इस जमहूरियत को जब आप बार बार डिरेल करेंगे तो ये जमहूरियत नहीं चलेगी। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें हम हमेशा कहते हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली मिड ऑफ एवरी प्लेस है। हर ये जो हमारा खिता इसके दरमियान में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। मैं आपको मंसूर, मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगी, मुझे भी ज्वाइन किया राजा शकील अब्बासी साहब ने, जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के। ये जो केसेस चल रहे हैं राजा साहब, और तोशा खाना केस 2 में भी जो है वो अदालती फैसले का खैर मकदम हुआ कि उनकी ज़मानत जो है हो जाए बानी PTI की। कितने और केसेस रह गए? आपको क्या लगता है 24 नवंबर से पहले क्या इतना प्रेशर बिल्टअप हो पाएगा कि अदालतें फौरन फैसला दे सके? देखिए जी, पहले तो एक मैं बात क्लियरिफाई कर देता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ। एक दूसरी ये बात है कि जो कानून है हमारा, उसमें सेक्शन 497 है, सेक्शन 496 है, सेक्शन 498 है। उसमें जो बेल आफ्टर अरेस्ट है या बेल बिफोर अरेस्ट है, उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि कोई भी अगर किसी भी मुकदमे में अगर कोई मुलजम बिहाइंड द बार होगा तो उसे रिलीज करने का तरीकाकार मुकर्रर है। इसी सिलसिले में आज जो बेल इमरान खान साहब को अलाउ हुई है, वो कानून के मुताबिक हाई कोर्ट ने आफ्टर आर्गुइंग बोथ दी पार्टीज उन्होंने वो डिसाइड की है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेल जो है वो एक आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, और अगर उसमें कोई कोर्ट्स बेल ऑर्डर करती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुकदमा ख़त्म हो गया है। अभी ये मुकदमा है वो पेंडिंग है, उसमें ट्रायल होना है, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो उसको वेरीफाई होनी है। फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये उनको एक्विटल किया जाता है या नहीं। बेल का मकसद होता है कि आर्जी तौर पे आपको उस मुकदमे में रिहाई मिल जाती है। तो ये भी आज जो कोई अगर डिसीजन हुआ है तो वो एक सिर्फ उनकी उस मुकदमे में रिहाई की हद होगा, बाकी जो है वो सारी चीजें जो है वो प्रोसीडिंग होगी, वो सारी उसके बाद वो डिसाइड होगा कि आया ये केस सच्चा था या झूठा था, या प्रोसिक्यूशन इसको
प्रूव कर सकी है या या नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया राजा शकील अब्बासी साहब। अहमद सगीर साहब, मैं चाहूँगी कि वक्त बहुत कम है, पता नहीं शायद कम पड़ जाता है जब हम सारे सहाफ़ी साथ बैठते हैं, कि हमारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ती रहेंगी, हमारे बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों को भी कंपेयर करते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास कोई नई लीडरशिप आ नहीं सकती? चलो इमरान खान की सूरत में आया था, उसकी परफॉर्मेंस भी हमने देख ली कि पीटीआई की क्या रही 4.5 साल की हुकूमत के अंदर। बाकी वही है, नवाज लीग है आपके पास, पीपल्स पार्टी है। क्या मतलब क्या करे पाकिस्तानी अवाम, क्या करेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसे ही चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत एथिक्स भी होते हैं। हम बतौर मुसलमान हम वेस्ट की डेमोक्रेसी को हम न फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो लोग शराब पी के जो है वो दंदना रहे होते हैं, इवन वो नंगे होके वहाँ पे जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं। हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था। ये बदकिस्मती है कि हम सब कुछ जो पार्लियामेंट छोड़ के हम बाहर सड़कों पर करने लग जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, इससे पहले जो आप बात कर रही थी, देखिए वो बयानात जो आपने पढ़ के सुनाए, बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि यहाँ पे होता है ना कि एक बड़ा सारा सर है और चेहरा है और उसके आगे एक मुंह लगा होता है। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मुंह है, उसके पीछे एक चेहरा और एक सर लगा हुआ है। मुसीबत ये है, और वो कुछ भी बोल देते हैं। आप देखें, यही मुंह जो है ये नून लीग का, ये आपको याद है खलाई मखलूक कहा करती थी, और जिस किस्म के गुजरांवाला वाला जलसा आपको याद होगा, इसी तरह और भी जलसे हुए थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, तो उस पर हम सब लोगों के कानों से धुआं निकल आया था सुन के, और हम सोच में पड़ गए थे कि पता नहीं क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है। या पीपल्स पार्टी ने भी लफ्ज सिलेक्टेड यूज किया हुआ है और बार बार करते थे। अब देखें जरदारी साहब को बिल्ला आया, खीर खा गया, मलाई खा गया, और वो किसको कह रहे होते थे बिल्ला, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लिहाजा यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन इदारों को हद से तनकीद बनाया है। ये अकेले नहीं बना रहे, बाकी भी सारे जो है वो एक जैसे ही है, और सारे के सारे जो है ये कहते हैं कि हमारे अलावा अगर हम इक़्तिदार में नहीं है तो फिर कोई भी इक़्तिदार में नहीं है। ये एक बुरा वो है कि ये एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ा नहीं, एक दूसरे को ही बर्दाश्त नहीं करते, अदम बर्दाश्त है इनमें तो। और फिर ये अवाम से कहते हैं कि अवाम जो है वो उसमें अदम बर्दाश्त है, हमारे लीडरान में नहीं है। और लीडरान जो लेजिस्लेटर्स है ये हमसे ही निकल के आए हुए हैं ना, इसी अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्हीं को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 5 साल के लिए कोई जीत के आया है तो आप उसको 5 साल थे काम तो करने दें। खान साहब को भी तो 4 साल मिले थे ना, तो उन्होंने 4 साल, चलो और कुछ तो आप 4 साल तो देना, इनको ने कहा अच्छा यार ठीक है आप 4 साल चलाएं, 4 साल के बाद हम बात करते हैं। ऐसे परफॉर्मेंस पे बात कोई नहीं होती। कभी आप इन्होंने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था, या यूं कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, इस पे कोई नहीं बोलता। सिर्फ बोलते किस पे कि जी हमारे केसेस, हमारे लीडर के केसेस, वो कहते नहीं हमारे केसेस हमने ज्यादा जेल काटी है, जब तो जेल एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। अच्छा, प्रोग्राम में वक्त कम है, मैं चाहूंगी मंसूर से भी और आपसे भी कि पहले अहमद साहब आप मुझे बता दें 24 नवंबर को क्या देख रहे हैं आपके, ये एहतजाज होगा या नहीं होगा? देखिए, इन्होंने इससे बड़ी कॉल दी थी इससे पहले वाले एहतजाज में, तो एहतजाज फ्लॉप हो गया था, नहीं निकाल सके, पिंडी से नहीं बंदे निकले थे। मंसूर आप क्या कहते हैं, 24 नवंबर को एहतजाज होगा कि नहीं? मुनीबा, मेरे लिए एहतजाज होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये जो हम लोग बार बार बात करते हैं ना जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है। इस मुल्क में ये जो लीडर अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं, ये हमें गुलाम समझते थे, समझते हैं और हमेशा समझते रहेंगे। सो इट्स इररेलेवेंट। आपने हर पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस देखी हुई है। मंसूर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे ये बताएं आपको लग रहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज होगा? नहीं हो जाए ना हो मेरे लिए इक्वल। चले फिर इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि एहतजाज के बाद क्या रिजल्ट आया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।